बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई अहम फ़ैसला कर लिया है। ये इंतहाई अहम फ़ैसला क्यों किया और इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी सिंध के अंदर मौजूद, कराची के अंदर मौजूद होने के बावजूद तयशुदा मुलाकात जो वज़ीर आला सिंध से थी उन्होंने क्यों मनसूख की, और ऐसे हालात में क्या इस किस्म के इक़दामात मुल्क के अंदर जो मिलकर चलने की पॉलिसी है उसके लिए ख़तरनाक नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसी वबाई मर्ज़ का सामना है पूरे मुल्क को जिसके लिए ज़रूरी है कि तमाम हुकूमतें मिलकर इक़दामात करें और इससे छुटकारा हासिल करें। ये दो ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि जो वज़ीर आज़म का फ़ैसला है, वज़ीर आज़म ने क्या फ़ैसला किया है। मौजूदा जो हालात सूरत हाल का हमें सामना है, मार्च से ये सूरत हाल बनी हुई है और इसमें शुरू दिन से जो एलीट तबका था, इशराफिया से जिनका तल्लक था, उन सब का यही मानना था कि मौजूदा हालात के अंदर कर्फ्यू नाफज कर दिया जाए, सख्त किस्म का लॉकडाउन किया जाए। उसमें ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया या सोचा गया कि वो लोग जो मज़दूर तबका है उसका क्या बनेगा, उन तक इमदाद किस तरीके से पहुंचाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जिनको वबा से आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भूख से मारे जाएं, क्योंकि आज उनके मतलब बात करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि आज योम मज़दूर, 1 मई योम मज़दूर भी मनाया जा रहा है। और कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि योम मज़दूर के मौके पर जो जितने भी मज़दूर हैं दुनिया भर में वो सारे घरों के अंदर कैद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये उन पे आज का जो 1 मई है योम मज़दूर है, ये यकीनन उन पे क़यामत डा रहा होगा कि उनके हकूक़ की बात वो कर रहे होंगे जो शराफिया हैं, जिनको उनके बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता उनकी तरफ से जब बात की जाएगी उनके हकूक़ की, क्योंकि वो तो घरों के अंदर बंद हैं लॉकडाउन की कैफियत में, और पता नहीं कितने उनमें से ऐसे होंगे जिनके घरों के अंदर फाकों की सी सूरत हाल होगी। व्यूवर्स, आपको बताता चलूँ इस हवाले से, जब ये एलिट तबका ये चाहता था कि सख्त किस्म का कर्फ्यू नाफज कर दिया जाए या लॉकडाउन कर दिया जाए, वहाँ पे सिर्फ एक शख्सियत थी जो खड़ी थी, आम लोगों की सूरत हाल को सामने रख रही थी कि उनका क्या बनेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ना हमारी इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना हमारे हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ना लोगों की जो रहन सहन है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश है जहाँ एक एक कमरे के अंदर कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे सख्त किस्म का लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। और ये फ़ैसले जो शुरू से लिए जाते रहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, ये काफ़ी हद तक करामत साबित हुए। और फिर उसके बाद सब ने देखा कि किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा इमदादी पैकेज एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत चलाया गया, और जिसमें 12,000 के लगभग अमाउंट जो है वो गुरबा के अंदर जो हकदार हैं, मुस्तहिकीन हैं, उनमें तकसीम की गई। और बिल्कुल फेयर अंदाज में, जिसमें यानी ट्रांसपेरेंसी को सामने रखते हुए ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इमदाद पहुंचाई गई। लेकिन वज़ीर आज़म ख़ुद ये समझते हैं कि ये जो इमदाद पहुंचाई गई है ये नाकाफ़ी है, उनके लिए और बहुत कुछ करना है अगर लॉकडाउन मज़ीद बढ़ता है। जबकि हुकूमत का अभी जो इरादा है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि मज़ीद बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए और रमज़ान ईद के बाद तक ले जाया जाए, क्योंकि रमज़ान के अंदर अगर इस लॉकडाउन में ज़रा सी भी नरमी की जाती है तो शहरों के अंदर पड़ने वाला रश किसी सूरत नहीं रोका जा सकेगा, क्योंकि लोगों ने ईद के लिए ख़रीदारी करनी है और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, क्योंकि हमारे अपने रस्म व रवाज हैं उनको हम सामने रख के ये जो इवेंट्स होते हैं इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वजह से हुकूमत फ़िक्रमंद है कि क्या किया जाए। मज़ीद अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो ये भी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। और इस हवाले से
कि उनको इमदाद जो पहुंचाई गई है ये काफ़ी है या नहीं। तो वज़ीर आज़म ये जान चुके हैं कि ये जो इमदाद दी गई है बड़ा पैकेज था, लेकिन ये अब भी नाकाफ़ी है। इसलिए उन्होंने मज़ीद 100 अरब रुपया जारी करने का फ़ैसला किया। और इसके साथ साथ जो असल ख़बर है, जो बड़ा फ़ैसला किया गया है, वो आइंदा बजट के दौरान क्या करने वाली है हुकूमत और क्या इक़दामात उठाएगी ऐसे लोगों के लिए। उसमें मुशीर ख़जाना पहले ही ये कह चुके हैं कि आइंदा का जो बजट होगा वो कोरोना बजट के नाम से उसको तजवीज़ किया गया है, यानी वो उसको सूरत हाल को सामने रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट के दौरान जो लोग एक तो ये आस उम्मीद लगाए बैठे हुए थे तनख्वाहदार मुलाजमीन के, उनकी तनख्वाहों में बड़े पैमाने पर, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से इजाफा नहीं हुआ, महंगाई के तनासब से इजाफा होगा, शायद उनकी ये उम्मीद बारावर साबित ना हो, दम तोड़ जाए, क्योंकि जब इस तरह का बजट होगा तो उसमें भारी इजाफा नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि आइंदा जो बजट होगा उसमें एक टैक्स मालदार तबके पे लगाया जाना है, और इसको कोरोना टैक्स के नाम से तजवीज़ किया गया है। ये सिर्फ एक दफ़ा टैक्स लिया जाएगा मालदार तबके से, और इसका हुकूमत ने मंसूबा भी बना लिया है कि इस टैक्स के ज़रिए से कम अज़ कम 600 अरब रुपए के लगभग अमाउंट इकट्ठी करनी है, जिसको छोटे जो दुकानदार हैं, छोटा तबका है, उनकी वेलफेयर पे लगाना है, उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खर्च करना है। यानी मालदार तबके से लेकर जो गरीब गुरबा हैं, जो कमज़ोर तबका है, उस पे लगाने के लिए हुकूमत ने ये प्लान बनाया है कि एक दफ़ा टैक्स ये लिया जाएगा, जिसमें तमाम वो लोग जो बड़े मालदार लोग हैं, बड़े कारोबार के हामिल हैं, उनसे ये टैक्स लिया जाएगा। इसके साथ साथ वो तमाम तबका जो बड़ी बड़ी मराहत ले रहे हैं, तनख्वाहदार भी हैं लेकिन बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, जिनकी तनख्वाहें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उन पर भी इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत से बड़े बड़े ये एंकर बैठे हुए हैं, इन पर भी ये टैक्स लगेगा। और बहुत जल्द आपको इसके असरात भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये समझते हैं कि ये ओपिनियन मेकर हैं, और जब इनको पता चलेगा कि हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो इनकी तरफ से जो जहर उगला जाएगा, जो पहले भी उगला जा रहा है, वो उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है हुकूमत के ख़िलाफ़। क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि तमाम उमरा जो हैं, जो बड़ा तबका है, उन सब से ये टैक्स हमने एक दफ़ा, ये सिर्फ टैक्स एक दफ़ा के लिए होगा, ये हमने हासिल करना है, इकट्ठा करना है। 600 अरब का अंदाज़ा लगाया गया है कि 600 अरब के लगभग ये इकट्ठा करके जो कमज़ोर तबका है अपने मुल्क का, उस पर ख़र्च करना है। एक ख़बर तो ये थी। दूसरी तरफ मौजूदा हालात के अंदर जहाँ पे तमाम हुकूमतों को एक पेज पर होना चाहिए, तमाम अदारों को एक पेज पर होना चाहिए, वहाँ पे एक तफरीक नज़र आई है। वज़ीर आज़म सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी की तरफ से जो दौरा सिंध था उनका कराची में मौजूद थे, और उनकी मुलाकात शेड्यूल थी वज़ीर आला मुराद अली शाह से, लेकिन इस मुलाकात से एक दिन कबल उन्होंने ये मुलाकात मनसूख कर दी। और जब ये इजलास हो रहा था जिसमें उनको शिरकत करनी थी, वो कराची में मौजूद होने के बावजूद वहाँ उस इजलास में शिरकत के लिए नहीं पहुँचे, इजलास में शिरकत नहीं की। इसकी वजूहात क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पीपल्स पार्टी के PTI के लोग हैं, वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ और जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, वो मुनासिब नहीं है। इन हालात में उनको इस तरह के इल्ज़ामात आयद नहीं करने चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मिलजुल कर हल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल सख्त ज़बान इस्तेमाल किए जाने के ख़िलाफ़ ना सिर्फ PTI की जो सिंध की क़यादत है वो नाला थी, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी इस पर नाखुश थे। और ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि ये इसी वजह से सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी की मुलाकात मनसूख हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी की गई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, उस पर सदर ममलिकत की तरफ से ये मुलाकात मनसूख कर दी गई है। आगे चल के हालात क्या होते हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं
कुछ बुरी खबरें भी हैं। फरदौस आशिक अवान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बड़ा ही धमाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रही हैं। उसमें वो क्या कहती हैं और वो उनका नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या होगा, जिस तरीके से उनको बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यानी उनके निकलते साथ वजारत से हटाए जाने जब हटाया गया, उसके साथ ही उन पर जो बेसरोपा इल्ज़ामात आयद किए गए और जिस तरीके से आयद किए गए, इसमें बाज़ लोगों का ये मानना भी है कि इसमें वही लोग शरीक हैं जो कि जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म से दूर करने में शरीक थे, यानी इंतहाई बाअसर ऑफिसर जो वज़ीर आज़म हाउस के हैं उनकी तरफ से ये सारे मामलात इस तरीके से पोर्ट्रेट किए गए, मीडिया को पहुँचाए गए, इंफॉर्मेशन दी गई कि इल्ज़ामात जो हैं वो फरदौस आशिक अवान पर लगना शुरू हुए और फरदौस आशिक अवान देखते हैं कि आज इन इल्ज़ामात का जवाब किस तरीके से देती हैं, उनकी तरफ से इसके क्या जवाबात सामने आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।